हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ द चैनल द केमिकोफिलिक। आज हम लोग 11th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। जो चैप्टर है हमारा दैट इज द सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम लोग बेसिक चीज़ों से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि यहाँ से ही आपका केमिस्ट्री का बेस स्टार्ट होता है। तो थोड़ा बहुत आपका स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि अगर आगे आपको केमिस्ट्री से ही कुछ करना है तो आपका नीट, IIT, 12th क्लास, 11th क्लास आपको सब में ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले टर्म से दैट इज एटम। ठीक है, तो इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। सो एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, जिसका एग्जिस्टेंस हम लोग इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं और वो इंडिपेंडेंट नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मतलब डिपेंडेंट भी हो सकता है। तो और केमिकल रिएक्शंस में जो पार्ट लेते हैं, जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है दैट इज एन एटम। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी? द स्मॉलेस्ट particle of an element, the smallest particle of an element which is the unit of a chemical reaction। ठीक है, unit of a chemical reaction and may or may not have independent existence। ठीक है, इससे पहले जो एटम की डेफिनेशन बनी थी उसमें आपको कहा जाता था इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है एटम्स की। ठीक है, वो अकेले नहीं रह सकते, वो ये कहते थे पहले। लेकिन क्या हुआ, जब इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हो गई तो इनर्ट गैसेस के जो एटम्स होते हैं वो अकेले ही रहते हैं। ठीक है, वो किसी से बॉन्ड वगैरह नहीं बनाते हैं। तो डेफिनेशन को मॉडिफाई किया गया, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोग दूसरे टर्म की बात करते हैं दैट इज मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है? ये किसी एलिमेंट या कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल है जो हमेशा अकेले रहना चाहता है। ठीक है, तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, सब्सटेंस लिख दे रहे हैं, जो कि आपका एलिमेंट और कंपाउंड कुछ भी हो सकता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, कैसे एग्जिस्ट करेगा? अकेला रहना चाहता है। ठीक है, तो ये हमारे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स आप CO2 ले लीजिए, O2 ले लीजिए, N2 लीजिए, NH3 ले लीजिए, कोई भी आप बड़ा सा फॉर्मूला ले लीजिए, उसमें क्या है आपका, ये मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इनके मासेस की। सो मासेस में आपने सबसे पहला टर्म सुना होगा दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास की जगह रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि पहले क्या होता था भाई, पहले क्या एटम छोटा होते हैं, एटम छोटे होते ही हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उनका एक्चुअल मास निकालना बहुत मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते थे, पहले किसी के साथ कंपेयर करके निकालते थे। किसी एटम को हम क्या मानते थे? स्टैंडर्ड एटम, और उसी के मास के साथ उसको कंपेयर करा देता था कि इससे कितना हैवियर है, उससे कितना हैवियर है। ठीक है, तो उस टाइम जो बहुत आसानी से मिल जाते थे स्टार्टिंग में, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या होते थे? इन्हीं से कंपेयर करा जाता था, इन्हीं को स्टैंडर्ड एटम्स माना जाता था। ठीक है, तो डेफिनेशन की अगर बात करो, सो द एटॉमिक मास of an element is defined as the number which indicates how many times the mass of one atom of that element is heavier than
is heavier than mass of one atom या पार्ट कह सकते हो ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अगर हाइड्रोजन से कर रहे हैं तो 1 पार्ट और 1/12 पार्ट ऑफ C12 कार्बन 12 आइसोटोप का जो 1 एटम होगा उसके मास का 1/12 पार्ट। ठीक है, 1/12 पार्ट ऑफ C12 आइसोटोप और 1/16 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये कंपैरिजन थे। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? सो रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू, कह सकते हैं कि जिस मास का निकालना है, जिस एटम का निकालना है, सो मास जिस एलिमेंट का निकालना है, सो मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, या फिर क्या कह सकते हो, मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट डिवाइडेड बाय, उसके बाद किससे कंपेयर करा है? कार्बन से कह सकते हो। सो 1/12 पार्ट ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। ठीक है, या फिर और क्या लिख सकते हैं अगर ऑक्सीजन के टर्म्स में लिखना है? सो दिस इज मास ऑफ 1 एटम ऑफ द एलिमेंट जिसका निकालना है हमें, डिवाइडेड बाय 1/16 पार्ट ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास है। जो भी आप वैल्यूज पढ़ते हो वो क्या है, ये जो पढ़े RAM रिलेटिव एटॉमिक मास, तो वो इस तरह से निकाली जाती थी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन पे। जो टर्म है हमारा नेक्स्ट, वो बहुत यूज होता है। ठीक है, न्यूमेरिकल पर्पज से भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो क्वेश्चन है एटॉमिक मास यूनिट का। ठीक है, AMU लिखा होता है, तो उसको समझते हैं। अब देखिए, तो एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? AMU। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसको अगर हम देखें तो दिस इज इक्वल टू, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ मास that is equal to the 1/12 of the mass of 1 atom। बहुत ध्यान से समझिएगा, 1/12 of the mass of 1 atom of C12। C12 क्यों लेते हैं? क्योंकि ये मोस्ट स्टेबल आइसोटोप है कार्बन का। ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है। 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 आइसोटोप। ठीक है, तो एक एटम का जितना मास होगा उसका 1/12 अगर कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1 AMU। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो द एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम of C12 आइसोटोप
इज इक्वल टू 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम होता है। ये आपको याद करना है, ठीक, ये याद रखना है, वरना कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होगी। 1.9924 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, या फिर अगर केजी में लिखना है सो दिस विल बी इक्वल टू 1.9924 इंटू 10⁻⁻26 केजी, ठीक है। तो अब AMU क्या होगा, 1 AMU विल बी इक्वल टू 1 AMU विल बी इक्वल टू इसका 1/12 मतलब 1.9924 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन 12। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको याद रखना है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, ठीक है। कितना होता है ये ग्राम्स में, तो ये हो गया, ठीक। क्वांटिटी ऑफ मास आ गई हमारी कितनी, 1.66। अगर केजी में निकालेंगे अगर, तो दिस विल बी इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 केजी। तो ये एक AMU की वैल्यू है, ठीक है। अगर आपको AMU में मास वगैरह दिया जाए, अगर आपको उसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो आप उस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये चीज़ है। अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास ये हो गया, अब एक और टर्म आता है साथ में बता देते हैं, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। क्या है, ग्राम एटॉमिक मास, या फिर इसको ग्राम एटम्स भी बोलते हैं, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम, ठीक है। इसको अगर जानना है तो बहुत आसान है ये, बस जो एटॉमिक मास हम लोगों ने निकाला है उसी न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद हमें ग्राम लगाना है। ये तो हो गई लिखने वाली बात, ठीक है। तो ग्राम एटॉमिक मास अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो दिस इज द क्वांटिटी ऑफ मास इन ग्राम्स, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए, द ग्राम एटॉमिक मास may be defined as the atomic mass of an element, ठीक है, whose numerical value in grams, the quantity of mass of an element whose numerical value in grams is equal to the atomic mass of the element, ठीक है। मतलब वो अमाउंट, वो मास ग्राम्स में जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू किसके बराबर हो, उसी के एटॉमिक मास के बराबर हो। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन का कितना होता है, 1.008 है, ठीक है। तो ये हो गया, मान लीजिए AMU लिख रहा है तो ये एक पार्टिकल का बता रहा है। अगर मुझे ग्राम्स में कन्वर्ट करना है तो बस इसको क्या कर देना है, ये ग्राम्स में हो गया, ठीक है। तो ग्राम्स में अगर लिख दिया तो ये हमारा जो हो जाएगा, दिस विल बी ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास। अगर मान लीजिए हमें क्लोरीन का लिखना है सो दिस विल बी इक्वल टू 35.5 ग्राम्स, ठीक है। और मान लीजिए ऑक्सीजन का लिखना है तो 16 ग्राम्स, ठीक। तो ये हमारा ग्राम एटॉमिक मास है। बस उसी एटॉमिक मास की वैल्यू को, जो अभी हम लोगों ने पीछे निकाला था RAM, उसकी वैल्यू को आपको ग्राम्स लगा देना है तो वो ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट हो जाएगा। जितना भी वैल्यू वहां पे जो नंबर दिया था उस वैल्यू में क्या लगाना है, ग्राम, ठीक है। अब बात ध्यान से समझिएगा, 1 ग्राम एटम जो होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ एवरी सब्सटेंस, 1 ग्राम एटम of every substance
consists of same number of particles, same number of particles, that is Avogadro number. आपने सुना होगा, that is Avogadro number. Avogadro number कितना होता है 6.022 into 10 to the power 23. किसी भी सब्सटेंस का अगर आप 1 ग्राम एटम लेंगे तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, उस सब्सटेंस के इतने पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया, किसी भी सब्सटेंस का अगर हम 1 ग्राम एटम लेंगे तो उसमें उस सब्सटेंस के इतने ही पार्टिकल्स होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं मान लीजिए सोडियम का 1 ग्राम एटम ले रहा हूं तो 1 ग्राम एटम का मतलब हो गया हम सोडियम के एटम्स के इतने पार्टिकल्स ले रहे हैं। इतने पार्टिकल्स बहुत सारे हो गए, एक लार्ज नंबर को एक छोटा सा नाम दिया गया है, आगे हम पढ़ाएंगे, इसको मोल बोलते हैं। ठीक है, 1 ग्राम एटम किसी भी सब्सटेंस का लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर न्यूमेरिकल में आपको काम आएगा। ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मूला भी होता है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने का। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल टू जिस सब्सटेंस का निकालना है उसका मास इन ग्राम्स, ठीक है, अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट करने का। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। फिर उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन लगवाते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए हमारे पास ग्राम एटॉमिक मास हमने बता दिया, हाइड्रोजन का, ये क्लोरीन का, तो आपको कुछ चीज़ें याद भी करनी है और याद रखनी भी है। ये फॉर्मूले वगैरह आपको बहुत काम आने वाले हैं, ये ग्राम एटम्स का। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कैलकुलेट, इन तीनों में से कोई भी आपको वैल्यू दे देगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स की दे देगा, ये दोनों निकालवानी है। ठीक है, इसकी दे सकता है, इसकी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तीनों में से कुछ भी एक आपको निकालनी होगी, बाकी 2 दी होंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं इसी का छोटा सा, ताकि फॉर्मूला लगाना आ जाए आपको किस तरह से आता है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इसमें, अब देखिएगा। क्वेश्चन है, सपोज कैलकुलेट द मास ऑफ 2.3 ग्राम एटम्स ऑफ सपोज सोडियम। ठीक है, 2.3 ग्राम एटम्स ऑफ सोडियम, या ऑक्सीजन लिख लीजिए, ऑफ ऑक्सीजन, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, तो आपसे क्या पूछ रहा है, मास पूछ रहा है, ग्राम एटम्स दिए हुए हैं, तो मास आपसे पूछ रहा है, ग्राम एटम्स दिए हुए हैं, और ये आपको पता होता है ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स, जो आपसे पूछ रहा है, अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो मास इन ग्राम्स विल बी इक्वल टू, मास इन ग्राम्स विल बी इक्वल टू, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इनटू ग्राम एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 48। ठीक है, 36.8 ग्राम्स, कितना हो गया 36.8 ग्राम्स, ये आपका आंसर हो गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन अगर आप लिखना चाहें तो कैलकुलेट ग्राम एटम्स इन 2.3 ग्राम ऑफ सोडियम। बहुत आसान सा सवाल है, ग्राम एटम्स निकालने हैं, मास दे रखा है, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का फॉर्मूला क्या हो गया, इज इक्वल टू मास इन ग्राम्स अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। मास कितना दे रखा है 2.3 ग्राम, और ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का कितना होता है 23, तो ये कितना हो गया 0.1। ठीक है, 0.1 ग्राम एटम्स। ठीक है, इस ग्राम एटम्स को हम लोग मोल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसको आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो ये है इसका फॉर्मूले का एप्लीकेशन। ठीक, इसके बाद एक और चीज समझते हैं, जैसे
ऑक्सीजन का अगर आपको मान लीजिए किसी एलिमेंट का क्या निकालना है, ग्राम एटॉमिक मास निकालना है, तो जैसे फॉर ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सपोज ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16 AMU होता है, ठीक है, कितना होता है 16 AMU। अब इस AMU को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या बताया था, 16 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स, ठीक है, ये ग्राम्स में हो गया एक एटम का, 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। अब अगर मान लीजिए आपको ग्राम एटॉमिक मास निकालना है, तो ग्राम एटॉमिक मास के लिए आपको इस ऑक्सीजन के, ये एक एटम का मास है, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये जो आया ये 1 एटम का मास आया। अब अगर आपको क्या निकालना है, ग्राम एटॉमिक मास निकालना है, तो ग्राम एटॉमिक मास इज फॉर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल्स के लिए आपको मास निकालना है। तो अगर एक पार्टिकल का इतना है, सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 16 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 और इंटू क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर 23। इसको जब सॉल्व करेंगे ना, तो ये अप्रॉक्स आएगा 16 ग्राम, आप करके देख सकते हैं इसको, ये उतना ही आएगा। बस वही इसको क्या करना है, ग्राम में लिख देना है। तो ग्राम एटम्स का मतलब हो गया वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मास फॉर इतने पार्टिकल। जब भी ग्राम एटम की बात करेंगे तो इतने पार्टिकल की बात करेंगे, ठीक है। एक एटम का निकालना है, AMU में दिया है, फटाक से इसको 1.66 इंटू 10 टू द पावर 24 से माइनस 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ग्राम में आ जाएगा एक एटम का। और अगर ढेर सारे एटम मतलब इतने एटम्स का निकालना है तो बस सीधा मल्टीप्लाई, यूनिटरी मेथड मैथमेटिक्स का। तो ये था हमारा कुछ बेसिक फॉर्मूला वगैरह फॉर द चैप्टर बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद हम लोग इन्हीं के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर से, और हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।